नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ सभी काम तय वक्त पर ही होता है। काशीपुर में सर्किल रेट पर उन्होंने कहा कि लोगों का निवेदन शासन के पास आया है, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं स्कूल के कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी है, उनके कंधों पर प्रदेश का भार है, वो कल के भविष्य हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने के टिप्स दिए। छात्रों से कहा अपने उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करें। सभी का जो मंतव्य है आया है उस पर शासन पर काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल बत्ती पर नजर है, क्या सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंचे। नैनीताल राजभवन पहुंचने पर जिले के आला अधिकारियों ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल को नैनीताल के राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल ने शॉट लगाकर राजभवन गोल्फ में ज्यूरियस कप का भी उद्घाटन किया। इस दौरान इस प्रतियोगिता में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा के 2024 के चुनावों से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक किताब को लेकर काफी चर्चा में हैं। दरअसल ये किताब हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को लेकर लिखी है। हरीश रावत की आत्मकथा मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का विमोचन शनिवार को किया गया। इस किताब का विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम जी महाराज ने किया। अपनी पुस्तक में पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीबी पंत और एनडी तिवारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी संगठन दमखम से जुटा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की थी, जिसके बाद से ही समय समय पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते रहे हैं। इसी क्रम में 30 अप्रैल को पीएम इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भाजपा ने तमाम नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भारत के प्रथम गांव माड़ा में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात को सुनेंगे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का 100वां संस्करण कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रविवार यानी 30 अप्रैल को सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई समेत अन्य जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की जाए। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम 52 भाषाओं में और 11 विदेशी भाषाओं में यह प्रसारित हो रहा है। आईआईएम की एक स्टडी के अनुसार मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 27 जनवरी 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा भारत की जनता के पत्रों के उत्तर दिए। आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे सभी प्रसारणों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण करना है। अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने में मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। सेफ्टी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय की सफलता में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नायकों को श्रद्धांजलि देना हो, फिट इंडिया अभियान के माध्यम से फिटनेस के मूल्य को बढ़ावा देना हो, इन उद्देश्यों का भी इस अभियान से
एक बड़ा लाभ मिला है। चाहे कोविड-19 महामारी का विषय हो, हम सब जानते हैं कि मन की बात के विषय को लेकर अनेकों बार प्रधानमंत्री इसकी चर्चा की है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके शब्दों से नागरिकों के लिए उत्साह और सुकून देने वाला ये विषय रहा। मन की बात से उसका एक मैं कहूँ टीकाकरण का अभियान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, हर व्यक्ति टीका लगाए, इस उद्देश्य से इस मन की बात के द्वारा प्रेरणा मिली है। आज 95% खिलौना जो चाइना से सारे खिलौना देने को उत्पाद विदेशों से आते थे, प्रधानमंत्री जी की मन की बात के बाद इसमें भी एक प्रकार से विदेशी उत्पादन की कमी हुई और हमारे देश से 95% जो खिलौना का घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हुई है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अमृत सरोवर का निर्माण इस मन की बात के ही कार्यक्रमों के बाद सफलता प्राप्त की है। मन की बात के कार्यक्रम की प्रेरणा से पर्यावरण संरक्षण एक आंदोलन बना है, जिसका उदाहरण सफल स्वच्छता अभियान है। मोदी जी ने अपने मन की बात में हमेशा स्वच्छता कार्यक्रम की जो चर्चा की, उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने इसको बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के सभी बूथों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी की जा रही है। जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि जनपद के प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा भागीदारी कर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना जाएगा। इसके साथ ही शहीदों के परिवारों और रिटायर्ड अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको इतना भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक पदाधिकारी हर बूथ में जाकर के उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र का संयोजक, उस शक्ति केंद्र का प्रभारी, प्रत्येक बूथ में बूथ का प्रभारी तक हमने नियुक्त। वहीं हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित किया जाएगा, जिसको पूरे देश में करोड़ों लोगों द्वारा सुना जाएगा। निशंक ने कहा कि वो खुद हरिद्वार के ऋषिकुल सभागार में साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के मन की बात के 100वां संस्करण को सुनेंगे। इस मौके पर उनके साथ विधायक मदन कौशिक और पूर्व विधायक यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। कल वाला जो 100वां संस्करण है वो दुनिया के लिए एक यादगार ही नहीं बल्कि इतिहास में और पूरे विश्व के रिकॉर्ड में अपना एक अलग से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। हमारा जो हरिद्वार जिला है, इसने भी बढ़ चढ़ करके कल जो मन की बात है प्रधानमंत्री जी की, उसमें हर बूथ पर अभी हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि जिस तरीके से हरिद्वार में लगभग 816 बूथ हैं, इस हरिद्वार इधर जिले में, उधर रुड़की में और हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शनिवार को अचानक मुक्तेश्वर पहुंचकर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत KMVN मुक्तेश्वर में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक शैली में पुराने थाने के रेस्टोरेशन के कार्य, पर्यटन स्थल चौली की जाली, मुक्तेश्वर धाम में विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री मुक्तेश्वर क्षेत्र में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसान बंधुओं द्वारा विकसित किए जा रहे एप्पल फार्म्स का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रात्रि प्रवास मुक्तेश्वर में ही करेंगे। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और पुलिस कप्तान पंकज भट्ट एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। वहीं रुड़की में खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर निशाना साधा। उमेश शर्मा ने कहा कि चैंपियन अपने आप को IFS बताते हैं और उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो ब्लैकमेलर और भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इन आरोपों को सिद्ध कर दें तो वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। भावना पांडे के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी उमेश कुमार ने तथ्यहीन करार दिया। दिव्यांगजनों के कैंप को लगाए जाने के संबंध में
प्रणव सिंह जी द्वारा कहा जा रहा था कि मेरे द्वारा आयोजन किया गया, एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया, हमने केंद्र सरकार को लिखा, उसके संबंध में हमने सारे दस्तावेज जारी कर दिए। कैंप का आयोजन हमारे द्वारा कराया गया था, 7 महीने से हम उसका प्रयास कर रहे थे। वो झूठा श्रेय लेने का हर बार प्रयास करते हैं। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं हूटर ना बजाने के, उसका दोबारा उनके द्वारा उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया है। उसके संबंध में भी हमने दस्तावेज जारी कर दिए हैं, आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। भाई मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो अक्सर प्रयास करते हैं कि जनता के कार्य बाधित हों। मैंने कुआंखेड़ा लक्सर भुरनी वाला बाईपास सैंक्शन कराया 10 करोड़ का, 50 बेड का अस्पताल मैंने सैंक्शन कराया, सड़कें बन रही हैं। मेरे यहाँ कोई काम बाधित नहीं है, लेकिन उनका प्रयास लगातार ये रहता है कि वो काम को बाधित करते रहें। बताइए ना, जब आप एक बात को, आज मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ ना, इससे पहले तो मैंने कभी उनकी बात का कोई जवाब देने नहीं आया। वो भी इसलिए कि कई पत्रकार साथियों ने खबरें चलाई कि खानपुर ब्लॉक में हंगामा हुआ और उनके द्वारा कैंप आयोजन किया गया था, मेरे प्रतिनिधि ने वहाँ झगड़ा कर दिया। तो मेरा फर्ज है कि मैं आके आपके सामने रखूँ कि मामला क्या था। वो पूरा दुरुपयोग करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि एक जनता का विधायक है, चुना हुआ विधायक है, उसके कार्यों को बाधित ना किया जाए। रोज कोई ना कोई आडंबर रचते हैं, कहीं हर जगह जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है पहले पहुँच जाते हैं, मैंने कराया। तो अब बताइए मैं क्या करूं? मैं रोज रोज सफाई नहीं दे सकता। चढ़ा रहने दीजिए, सत्ता का नशा उतार दिया जनता ने एक बार, फिर उतर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रही जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के रवैये को लेकर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव देखने को मिला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर बेलगाम अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी को पता है कि अधिकारियों का रवैया जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक राज्य के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे। ऐसे में जिला योजना समिति की बैठक में जिन अधिकारियों ने अपने काम सही से नहीं किए उनको उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारी अपने तानाशाही रवैये पर अड़े हुए हैं। अधिकारियों के रवैये से हम संतुष्ट नहीं। काम तो हम डंडे के दम पे ले ही लेते हैं, काम तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप लोग नहीं जानते क्या राज्य बनने के बाद से नौकरशाही का क्या रवैया आ रहा है? इन पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, रिपोर्ट लिखने मात्र से नहीं होगा, एक वातावरण बनाना पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर। जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है वो सामान्य ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होती है, उससे नीचे नहीं होती है। ये ब्यूरोक्रेसी को समझना पड़ेगा कि उनको पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से काम करना है, अपनी मनमर्जी नहीं करनी है। 3 मई को जोशीमठ राहत पैकेज पर फैसला आएगा। केंद्र सरकार ने 3 मई को बड़ी बैठक इसको लेकर के बुलाई है। एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया था। जोशीमठ में सर्वे की फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को अब सौंप दी गई है, जिसका फैसला 3 मई को आना है। रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड को केंद्र की तरफ से राहत पैकेज मिलेगा, जिससे कि जोशीमठ के में उस पैकेज को लगाया जाएगा। राहत बचाव के लिए राज्य सरकार ने 3000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी और अब ये सर्वे किया जा चुका है। तो ऐसे में देखना होगा कि कितना राहत पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दिया जाता है। तो इसको लेकर के बड़ी बैठक इस वक्त बुलाई गई है और 3 मई को ये फैसला आएगा कि आखिर कितना राहत पैकेज उत्तराखंड सरकार को मिलता है जोशीमठ के लिए। जोशीमठ में जो आपदा आई उसको लेकर कितना राहत मिल पाएगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में देहरादून जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर निगम मेयर और वन विभाग के अधिकारी के साथ जिले के तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पिछले वित्तीय वर्ष में जिला योजना समिति को सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि के खर्च को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। तो वहीं आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि के लिए विभागों की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी के धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली और पार्षद अधिकारियों से नाराज भी दिखाई दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। राज्य में जिला योजना के जो बजट परिव्यय है उसको बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया था। जैसे 72 करोड़ का पिछले वर्ष देहरादून जिले का आउटले था, जिसको बढ़ा के इस बार 92 करोड़ से ज़्यादा किया गया। तो उसी 92 करोड़ के बजट पे लेकर के सभी माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मेयर साहब और सारे जो जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, डीपीसी मेंबर, सबकी ये बैठक थी जिसमें विभिन्न विभागों का
2023-24 के लिए आउटले तय किया गया है, प्रायोरिटियाँ तय की गई हैं। सरकार ने इस समय बढ़ाकर पैसा दिया है। पिछली बार 72 करोड़ रुपया जल योजना में आया था, इस बार वो 92 करोड़ से ऊपर चला गया है। तो मैं समझता हूँ सरकार ने ये पिछले 3-4 सालों में पहली बार हुआ है कि जब हमने बढ़ाकर जल योजना को पैसा दिया है। उसमें कुछ विभागों की रिपोर्टें अभी आपने देखा यहाँ पर चर्चा हो रही है, कुछ विभागों ने तो पहले से बजट कम कर दिया है, तो कहते हमें इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। मुख्य रूप से विकास से जुड़े हुए ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो सबका ध्यान विकास के कार्यों पर होता है, सड़क नाली। वहीं विकासनगर के जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के इष्ट देवता चालदा महासू महाराज 1.5 साल तक समाल्टा में विराजमान होने के बाद अब खतपट्टी दसों गांव के लिए प्रवास पर निकल गए हैं। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और मंदिर प्रांगण में महाराज के जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान ने भी हरुण नृत्य किया। चालदा महाराज शनिवार को रात्रि विश्राम नराया गांव में करेंगे। वहीं आपको बता दें कि छत्रधारी चालदा देवता का प्रवास किसी भी क्षेत्र के लिए अहम होता है। जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के कुल आराध्य देवता 4 भाई हैं। इनमें से सबसे छोटे भाई चालदा देवता हैं। चालदा देवता हमेशा चलायमान रहते हैं, जो प्रवास के दौरान किसी खतपट्टी में 2 साल, कहीं 1 साल तो कहीं 1.5 साल तक रहते हैं। देवता का प्रवास जौनसार बावर में बड़ा आयोजन माना जाता है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। अब तक चारों धामों में 1,66,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 दिनों में 61,000 के पार पहुंच गया है। कपाट खुलने के बाद 2 दिन में अब तक बद्रीनाथ धाम में 15,432 भक्त दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं केदारनाथ धाम में 4 दिनों में करीब 61,320 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यहां 22 अप्रैल से लेकर अभी तक 43,600 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जबकि गंगोत्री धाम में अब तक कुल 46,245 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 1,66,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ में 61,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में 15,432 भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं चारधाम यात्रा में। वहीं यमुनोत्री धाम की अगर बात की जाए तो 43,687 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं। और वहीं गंगोत्री धाम में अब तक 46,245 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में इस बार मौसम शुरुआत से ही चुनौती बना हुआ है। प्रदेश में लगातार बदलते मौसम के मिजाज ने सरकार और प्रशासन के साथ साथ तीर्थयात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ा रखी हैं। अप्रैल के आखिर में भी चारधाम में बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं चारधाम यात्रियों के लिए मौसम विभाग ने नई एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आज 29 अप्रैल से लेकर आगामी 3 मई तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 29 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 30 अप्रैल से 3 मई के बीच में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल से 3 मई तक राज्य के कई स्थानों पर बारिश और आंधी की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2 और 3 मई को कुछ जगहों पर मौसम मिजाज ज्यादा बिगड़ा हुआ भी रहेगा। केदारनाथ में लगातार बिगड़ रहा मौसम श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। प्रशासन ने हालांकि अलग अलग स्थानों पर तीर्थयात्रियों को रोक दिया है, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। वैसे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार से किसी भी तीर्थयात्री को कोई परेशानी ना हो, इसका खासतौर पर ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो बदल रहा है उससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें जरूर हो रही हैं।
तो केदारनाथ में भी लगातार मौसम बिगड़ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को रोक दिया है, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो पाए। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा का इस वक्त आपको बता दें, उत्तराखंड में नजूल की भूमि में बैठे लोगों को जल्द मालिकाना हक मिलेगा, ये कहना है रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा का। शिव अरोड़ा ने कहा है कि रुद्रपुर में पार्किंग की व्यवस्था का समाधान हो चुका है। पिछले जो विधायक के समय में विधानसभा में जो नजूल नीति आई थी वो तकनीकी रूप से गलत थी। उसमें कहीं भी गरीबों को मालिकाना हक देने का प्रावधान नहीं था। इसलिए पूरे 1 साल में भी किसी गरीब को पुष्कर सिंह धामी जी की इच्छा के अनुरूप जो मिलना था 50 वर्ग मीटर से नीचे के लोगों को निःशुल्क मालिकाना वो नहीं मिल पाया। तो स्वाभाविक रूप से उसमें संशोधन होना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसके संशोधन की प्रक्रिया आरंभ होगी। जल्दी से ही नजूल नीति आएगी और उस नजूल नीति के आधार पर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। पिछले जो विधायक के समय में विधानसभा में वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की नई पहल, आपको बता दें कि पहाड़ में स्कूल आने के लिए बच्चों को हर रोज 22 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों के बच्चों के लिए 18 से 20 रुपए तक किराए की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में माध्यमिक स्तर के 559 स्कूल बनेंगे क्लस्टर विद्यालय। प्राथमिक स्तर पर 603 स्कूलों को क्लस्टर स्कूल बनाने की तैयारी की जा रही है। हर जिले में बनेंगे 5 से 7 आवासीय स्कूल। वहीं पौड़ी जिले का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मामला इस बार भी शिक्षक और शराब से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण शिक्षा विभाग पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस बार भी एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा, जहां शिक्षक की हरकतों को किसी ने मोबाइल पर शूट कर लिया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला नैनीडांडा ब्लॉक के एक सरकारी विद्यालय का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर शिव पूजन सिंह ने उप शिक्षा अधिकारी नैनीडांडा को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षक के वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के आदेश बीईओ नैनीडांडा ने दिए हैं। बता दें कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का यह कोई पहला मामला नहीं है। 3 दिन पहले यानी 25 अप्रैल को भी इसी तरीके का एक मामला सामने आया था, जहां विरोखाल की एक स्कूल में भी शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था। उसको नोटिस जारी करते हुए वेतन रोकने के लिए और शासकीय नियमों के अनुसार उसकी जांच करके आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और ये टीचर आनंद सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई में का मूल विद्यालय है और इसकी व्यवस्था राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवता खेत में लगाई गई थी, जिस जो वायरल देखने से पता चल रहा है कि वो टीचर विलम्ब से भी पहुंचा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित गांव अटाली, बल्दिया खान और कंडारसेण के ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गठित समिति की उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर देवेंद्र सिंह नेगी ने तहसील सभागार नरेंद्रनगर में बैठक बुलाई। इस बैठक में रेलवे विकास निगम, LNT, कार्यदायी संस्थाओं के अलावा प्रभावित क्षेत्र के ग्राम प्रधान, पीड़ित और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि रेलवे टनल निर्माण के दौरान हैवी ब्लास्टिंग से अटाली, बल्दिया खान और कंडारसेण के ग्रामीणों के मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। अटाली में तो खेतों में भी दरारें पड़ गई हैं। बैठक में प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने उचित मुआवजे के साथ हर हाल में विस्थापन की मांग की। ग्रामीणों की मांग है कि रात्रि में ब्लास्टिंग न की जाए। वहीं लक्सर में निर्माणाधीन और अधर मिलट के रेल अंडरपास को लेकर अभी भी रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दौर जारी है। शनिवार को भी रेलवे के डिवीजन लेवल के वरिष्ठ अभियंता RP सिंह निर्माणाधीन रेल अंडरपास कार्य का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुरादाबाद रेल मंडल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। चीफ साहब आए हुए थे रेलवे के, उनसे बैठ के काफी देर बात हुई है और इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात हुई है कि अंडरपास किसी तरह अंडरपास बने। पर चीफ साहब का कहना यह है कि अंडरपास यहाँ पर नहीं बन पाएगा, इसलिए नया
एफओबी का जो ऊपर को प्रपोजल दिया गया है उनके द्वारा, उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या सब लोगों से बक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीर गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं और मौके का उन्होंने मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जो जनहित का होगा उसको। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जिले को अनोखी सौगात दी है। पौड़ी जिले में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा। सांसद निधि से उत्तराखंड में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम बनाया जाएगा। पौड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर इससे कहीं ना कहीं अलग पहचान मिलेगी और साथ ही लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आगे आने वाले समय में ये बनेगा। तो इसको बनाने के लिए 6 करोड़ 62 लाख की राशि भी जारी की गई है। दोनों संस्थाओं के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अनिल बलूनी सांसद निधि और अन्य संस्थाओं की मदद से इस फंड को जुटाएंगे। बलूनी ने सहयोग देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया है। तो बलूनी ने सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जिले को ये खास और अनोखी सौगात दी है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे देवभूमि में इतना ही।